नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। द्वारका नगरी योजना का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। मध्य प्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक और कदम और अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द्वारका नगरी योजना के नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। इस दौरान इस योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। द्वारका नगरी योजना को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास के मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन में भूमि उपयोग, आवासीय संरचना, आधारभूत सुविधाएं और पर्यावरण संतुलन जैसे पहलुओं को प्रमुखता से रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के नियमों सरल और पारदर्शी हो, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करने और समयबद्ध अनुमोदन प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के तहत विकसित होने वाले क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, हरित क्षेत्र और सामाजिक अधोसंरचना को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के साथ साथ जीवन गुणवत्ता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि द्वारका नगरी योजना राज्य के शहरी विकास का एक आदर्श मॉडल बने, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। मध्य प्रदेश विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2026-27 के बजट में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्र के लिए द्वारका योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से वार्ड स्तर पर सड़कों, आवास और मूलभूत सुविधाओं का कायाकल्प करना है। यह योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। तो समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और समय के अनुरूप शहरों का विकास हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ये योजना लेकर आ रही है, जिसका नाम है द्वारका नगरी योजना। इसमें मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, शहरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही, लोगों की और समय के अनुरूप मांगे जो है वो बदल रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कैसे विकास किया जाए, जनता का हित भी हो, विकास भी होता रहे और जब लोग मध्य प्रदेश के शहरों में पहुंचे तो एक बेहतर तस्वीर उन्हें देखने को मिले। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और अब द्वारका नगरी योजना को लेकर बाकायदा एक पूरा प्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आर्किटेक्ट पुलकित सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ जीपी माली जी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में रमेश शर्मा जी से करूंगा। रमेश जी, देखिए समय बदल रहा है, लोगों की मांगे बढ़ रही है और परिस्थिति भी बदल रही है, तो इसके अनुरूप शहरों का विकास कैसे किया जा सके, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक योजना लेकर आ रही है, जिसका नाम है द्वारका नगरी योजना। कैसे इस योजना को देख रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार जो योजना बना रही है वो ठीक बना रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि अगर समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा है, लोगों की प्राथमिकताएं वो जरूरतें बदल रही। तो इस समय नगरों का विकास जो पिछले कुछ वर्षों से एकदम एक तरफा हो गया था, एकदम आधुनिकीकरण और दिखावट और सजावट का हो गया था, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है और खुली जगहें हैं वो कम हुई हैं, पेड़ कम हुए हैं। तो द्वारका नगरी योजना को जो सरकार ने अभी प्लान किया है, आगे वो कागज पर कैसी आती है ये तो भविष्य में देखेंगे। अभी जो उन्होंने प्लान किया है उसमें आधुनिकता के साथ साथ कहीं ना कहीं जो संतुलन है, क्योंकि अगर द्वारका नगरी को देखें, में बनाई थी, बसाई थी 5,000 वर्ष पहले, उसमें संतुलन प्रकृति का और भौतिक और अभौतिक, लौकिक और अलौकिक, भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का उसमें संतुलन था। समंदर के किनारे वो बनी हुई थी, तो पानी का शुद्धिकरण कैसे करने का है, जल जल भराव, और आप अगर वो देखेंगे सैकड़ों हजारों साल पहले भारत का जो आर्किटेक्ट रहा है, तो उसमें भूमिगत नालियां भी रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से, और फिर खुला स्थान बहुत रहा है, पर्वतीय क्षेत्र बहुत रहा है। द्वारिका नगरी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, जब भगवान कृष्ण ने बसाया था,
मकान सारे के सारे ढलान के क्षेत्र में मकान बने हुए थे, ताकि पानी उसमें रुके नहीं, वो घरों में बसे नहीं। वो एक बहुत एक व्यापक, और ज्यादातर उनके जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर मुड़ती थी। तो वो जो एक भव्य नगर था, मैं समझता हूँ अगर सरकार उस पैटर्न पर, जिसमें प्रकृति का संरक्षण पर्याप्त हो और पेड़ पौधे भी ऐसे वो दिखावटी ना लगे, वो यूकेलिप्टस टाइप जो धरती का पानी खींचते हैं और किसी काम के नहीं होते। पेड़ भी वो लगे जो हमारे होते हैं, जो औषधि के भी काम आते हैं, जो नीम नीम भी हो सकता है, जो बड़ भी हो सकता है, जो बरगद भी हो सकता है। ये जो हमारे यहाँ के खजूर के पेड़ भी हो सकते हैं, छोले के पेड़ भी हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ के हैं, जो धरती कम से कम पानी लेकर के ऊंचाई को छूते हैं। मैं समझता हूँ पेड़ों की उस काम को बदलना चाहिए। और द्वारका नगरी की योजना में अभी हालांकि पूरी योजना सामने नहीं आई है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, मैं समझता हूँ ये जो है इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये नगरियां बसेंगी, तो मैं समझता हूँ एक संतुलन होगा और हमारी संस्कृति और प्रदेश ये दीर्घजीवी होगा, बीमारियों से भी नियंत्रण होगा। जी जी। पुलकित सक्सेना जी, देखिए आप खुद एक आर्किटेक्ट हैं और द्वारका नगरी योजना इसको नाम दिया गया, भगवान कृष्ण की नगरी का नाम इस योजना को दिया गया है। एक सुव्यवस्थित नगर कैसा होना चाहिए, किन बातों का ख्याल इसमें रखा जाना चाहिए? कोई भी नगर बसाया जाता है तो उसमें कई सारी मूलभूत भावनाओं के साथ में हमको काम करना चाहिए। मनुष्य जो रह रहा है उसको क्या मूलभूत चीजें चाहिए वहां पर किसी भी नगर को बसाते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें ये है सर कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसमें पहले भी भोपाल और उज्जैन नगरी ये पहले से पुरानी बसी हुई नगरी है। अब मास्टर प्लान जो कई शहरों के हमारे अच्छे आ चुके हैं, इंदौर का आ चुका है, उज्जैन का है, सीहोर का, कई जबलपुर का है, भोपाल का भी अवेटेड है, अभी आना बाकी है। इस समय में जो द्वारका नगरी योजना का श्री मोहन यादव जी द्वारा घोषणा की गई है, बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है इस संबंध में। इसमें जो कुछ मुख्य बातें मेरे को दिख रही हैं कि इसके अंदर जो अभी कुछ पॉइंट्स इसमें समझ में आए हैं कि इसमें रोडों का काम, मकान, ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है नागरिक की, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। पानी जो चाहिए रहता है, जैसे सर ने कहा, रमेश शर्मा जी ने, कि पानी एक बहुत मूलभूत सुविधाओं में से एक आता है। और सीवर है, पीने का पानी है, रोड है, फिर वृक्षारोपण होना चाहिए, जैसे नगर वन वगैरह प्लान में आना चाहिए, आवास वगैरह आना चाहिए, लोगों के लिए आवासीय योजनाएं होनी चाहिए। अभी उस पे काम चल भी रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसमें और भी आवश्यकता है। अभी इसके अंदर रोडों को वाइडन करने की जरूरत है, उसमें भी काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है उसके ऊपर, लेकिन शहरों के अंदर उसकी बहुत आवश्यकता है। ये शहरों को जोड़ने के कार्यक्रम तो चल रहे पीडब्ल्यूडी के द्वारा या एनएचआई के द्वारा, लेकिन शहरों के अंदर रोड की सुविधाएं, नाली की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिससे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, इनकी बहुत आवश्यकता है इनको और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, देखिए अभी स्वास्थ्य का जिक्र पुलकित जी ने किया है और किस तरीके से जो है वो पूरा नगर होना चाहिए उसकी भी जानकारी वो अभी दे रहे थे। जब हम पहले के जो शहर होते थे, नगर होते थे, उनको देखते थे तो एक जगह बाजार हुआ करता था, लेकिन अब हर जगह बाजार के लिए अलग से जगह बनाई जाती है, जगह जगह पर हॉकर्स कॉर्नर बना दिए जाते हैं और अब तो प्लेग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं, बच्चों के खेलने की पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, हॉस्पिटल्स छोटे छोटे से बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर खेतों में कॉलोनियाँ काट दी जाती है, लोग आते हैं और प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एक एक बेहतर शहर की तस्वीर निकल कर सामने आती है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। तो क्या अब इस योजना के आने के बाद से ऐसे तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, इसमें असल में कार्रवाई होने के साथ साथ हमको एक मानसिकता का भी बदलने की, परिवर्तित होने की जरूरत है। कार्रवाई की दृष्टि से तो मैं ये कहूंगा कि सरकार के निर्णय ठीक होते हैं, सरकार की नीयत भी ठीक है, सरकार ने नियम भी ठीक बनाए, लेकिन उसके क्रियान्वयन में जो प्रशासन तंत्र पर गड़बड़ी होती है, जैसे आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि वो कोई रोड बनाया था और उसके भुगतान की, जो अंतिम भुगतान था, उस पर कमीशन ले रहे थे। कल परसों की अखबार में छपी हुई थी कि 1.5 किलोमीटर की रोड था, उसमें बनते ही बनते दरारें आ गई। तो कुल मिलाकर भोपाल में
मेट्रो का, वो बनते बनते गिरा। तो ये जो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर जो कदाचार होता है, निचले स्तर पर ठीक से काम नहीं होता, उस पर नियंत्रण की जरूरत है। जहां तक आयोजना का है, तो सबसे पहले तो हमको हमारी मानसिकता बदलना। वो चले गए अंग्रेजों को 78-80 साल उनको गए हुए हो गए, आज भी हम उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बस्ती बनती थी, आप अगर कल्पना कर सकते हैं कि गांव का पानी गांव में धरती पीती थी, खेत का पानी खेत में धरती पीती थी, घर में केवल अतिथिशाला को छोड़ करके बाकी सब में मिट्टी की और लिपाई पुताई होती थी। अगर एक गिलास भाई बगर जाए तो पूरा धरती वहीं पी लेती थी, सड़क का पानी सड़क पीती थी, राजपथ के अलावा कोई मार्ग पक्का नहीं होता था ताकि, लेकिन उसको धरती से ऊंचा उठा करके बनाया जाता था ताकि धरती का वाटर लेवल सुरक्षित रहे। दृष्टि से भी आप अगर देखेंगे तो वनों के बीच में, पेड़ों के बीच में मकान बनाए जाते थे, खासतौर से जो वन ग्राम थे, और जो गांव भी बसाए जाते थे वो पठार पे गांव बसाए जाते थे ताकि खेती की जमीन को कोई नुकसान ना हो और जंगल की जमीन को कोई नुकसान ना हो। जो पठार होते हैं, आप पुराने सारे के सारे गांव देख लीजिए, पुराने सारे नगर देख लीजिए, वो आपको पर्वतों की तलहटी पर उसके ढलान में आकर के बना करके मिलेंगे ताकि उसमें धरती की सुरक्षित रहे। एक और बात जो हमारे यहाँ कही गई थी, आप कल्पना कर सकते हैं, नदी के 25 हाथ दूर तक आप नदी की तरफ करके बाथरूम नहीं कर सकते, इतनी सख्त हिदायत दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि धरती का जो नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वो सारा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। अब चूंकि अंग्रेजों को प्रकृति से कोई मतलब नहीं रहता था, 6-8 महीने तो जब वो आए थे तो बर्फ गिरती रहती थी, तो उनको तो कुछ भी काम करना। तो उस आधार पर खेतों का सत्यानाश किया उन्होंने, जंगलों के सत्यानाश किए, कटाई हुई, और कुल मिलाकर के ये जो अंधानुकरण है उनका उससे दूर होना चाहिए। और हमारा जो अपना वास्तु है उस आधार पर नगरों का विकास होना चाहिए। सरकार अगर ये द्वारका नगरी बना रही है तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा वही पेड़ आसमान की ऊंचाई पर छूता है जिसकी जड़ें गहरी रहती हैं। जो पतंग अपनी डोर से बंधी रहती है वो ऊंचाई पर जाती है। उधार के सिंदूर से कोई सौभाग्यवती नहीं बनती। हमको अपनी मौलिकता पर लौटना होगा, अपने पूर्वजों के चिंतन पर लौटना होगा। यानी हमारा वास्तु 4000 वर्ष पहले अथर्ववेद में वास्तु किस प्रकार आया है उसमें वर्णन आया है। मैं समझता हूँ हमारे अपने मौलिक चिंतन के आधार पर ये बस्तियां बसना चाहिए, उस आधार पर घर बसना चाहिए। आप रोड ऐसा बना रहे हो, कहीं अगर निकलो, ये बात कहकर खत्म करता हूँ, धरती एक सामने आकर फुटपाथ बना हुआ है, फिर रोड बना हुआ, उसके बाद फिर फुटपाथ बना हुआ, 1 इंच जगह नहीं है धरती पानी पी सके। अगर मान लीजिए वाटर लेवल नहीं जाएगा तो कैसे वो बस्ती अच्छी होगी, कैसे संस्कृति पनपेगी, कैसे मानवता की नस्लें अच्छी बनेंगी। मैं समझता हूँ इन द्वारका नगरी में जो हमारा अपना मूल आर्किटेक्ट है, वो भले ही आप द्वारका नगरी का ही ले लें, उज्जैन का ले लें, वो जो मूल आर्किटेक्ट है उस आधार पर इसके निर्माण होना चाहिए। जी ठीक है पुलकित जी, देखिए इस योजना के तहत पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है, लेकिन जब भी किसी भी तरह का विकास होता है सबसे पहले पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन इसमें प्लांटेशन की बात की जा रही है। तो क्या ये संभव है कि विकास भी होता रहे और पेड़ों की कटाई ना हो बल्कि प्लांटेशन होता रहे? बिल्कुल संभव है। जैसे अभी हम रोड के विकास के लिए पेड़ों की कटाई जो कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये कर लेते हैं, लेकिन एनजीटी इसके ऊपर रोक लगाती है। अभी भोपाल में जो 6 लेन रोड 10 लेन रोड था अयोध्या बाईपास पे, इस पे कटाई के लिए भी एनजीटी ने रोक लगाई। उसके बाद भी कुछ कटाई हुई, कई सारे सामाजिक संगठन उसके खिलाफ खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी ने भी उस पे बोला कि नहीं, पेड़ नहीं कटेंगे। काफी सारे पेड़ नहीं कटने से रोक लिए गए सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें यह है कि जब प्लानिंग स्तर पर ही ये विचार करना चाहिए कि जब हम रोड का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन बेल्ट कैसा हो, किनारे ग्रीन प्लांटेशन आए, नालियों का विकास हो, ये प्लानिंग में होना चाहिए। क्या होता है, सरकार जब पूरा टेंडर जारी करती है तो पूरा इसके अंदर रोड, सीवर, प्लांटेशन सब इसमें मेंशन रहता है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एनजीटी या दूसरी विभाग इसके ऊपर गवर्न होते हैं, देखते हैं उस चीजों को लेकर के। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार सिर्फ रोड निर्माण करके और निकल जाता है। उसका नाली निर्माण के लिए कई बार होता है दूसरा ठेकेदार या सबलेट हो जाता है ठेकेदार। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ही ठेकेदार को प्लांटेशन की जवाबदारी, नाली की जवाबदारी और वैसा होना चाहिए। उसकी पूरी अगर हम जवाबदारी देंगे तो एक अच्छा निर्माण कार्य होगा, रोडों का विकास कार्य भी होगा, प्लांटेशन भी रहेगा। और जो मैंने अभी आपको बीच में पहले भी बोला था, नगर वन, हमारे जो मास्टर प्लान के अंदर नगर वन मेंशन है, जो बताए गए, उनमें अगर प्लांटेशन किया जाए और सभी जो हमारे जो नागरिक हैं,
शहरों के और हमारे राज्य के, देश के, ये अगर थोड़ा सा अवेयर रहे प्लांटेशन को लेकर के भी, जो भी अपना घर का निर्माण कार्य करते हैं उसमें अपने लॉन पार्क, इसके अंदर जो कॉलोनी का पार्क होता है इसमें अच्छे से प्लांटेशन वगैरह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लांटेशन भी खूबसूरती दिखावे वाले नहीं, जो ऐसे जो फलदार वृक्ष हो, छायादार वृक्ष हो, जो पशु पक्षी पानी को रिचार्ज करने का काम करे, ऐसे अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अभी हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे शहरों में एरिया हैं जो बड़े कंजेस्टेड नजर आते हैं, लेकिन नई बसाहट में इन सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या ये तमाम चीजें कंटिन्यू रहेंगी इस योजना के तहत, क्या लगता है आपको? नई योजना के तहत मेरे को लगता है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। अभी पूरा जो ड्राफ्ट है वो पूरा अभी नहीं आया है, लेकिन जो मुख्य बातें आई हैं उसमें काफी सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करी हुई है। मोहन यादव जी ने उस बात का बिल्कुल ख्याल रखा है कि उसमें मुख्य बिंदु जितने भी हैं सभी कवर कर लिए जाएं उसके अंदर। और हम आशा करते हैं सभी विभागों से, सरकार से, कि जो विभाग मतलब जो ड्राफ्ट बना है सरकार के द्वारा वो उस पे अमली जामा पहने, मतलब पूरा होना चाहिए वो। एज ए आर्किटेक्ट, एज ए प्लानर, एज ए नागरिक हम अपेक्षा करेंगे कि बिल्कुल ये हो। ठीक है, क्या कहेंगे रमेश शर्मा जी? नहीं, निश्चित रूप से ये पुलकित जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ इन सब बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। और इनका अगर ध्यान दिया जाएगा, विशेषकर पर्यावरण संरक्षण का ध्यान दिया जाएगा, पेड़ कम से कम काटे जाए, ना काटे जाए तो बहुत ही अच्छा है। इससे ध्यान दिया जाएगा तो पर्यावरण ठीक होगा और नगर भी सुंदर होंगे। आप अगर ये भोपाल को जब आरंभ में बसाया गया था, राजधानी बनने के बाद जो टीटी नगर को जिस तरीके से बसाया गया था, तो जो उसमें रोड थे, जिस तरीके से उसमें पेड़ थे, वो अपने आप में सुंदर था और वह वायु प्रदूषण सबसे कम था। लेकिन समय के साथ वो सारे पेड़ कटे और मल्टी स्टोरियां बन गई। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों का पर्यावरण का ध्यान तो रखा जाना चाहिए। जी ठीक है पुलकित जी, देखिए जब भी किसी नगर के विकास की बात होती है, शहरीकरण की बात होती है, तो ये 2-4-5 साल की कोई बात नहीं है, ये बहुत लंबा हो, कई पीढ़ियों के लिए इसको हमें विकास पूरा बना करके प्लॉटिंग करके देनी होती है। तो कौन सी वो बातें जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जो सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुख्य पॉइंट है कि जो आवागमन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रोड नेटवर्क है इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो रोड कितनी चौड़ी होना चाहिए, आवागमन के क्या साधन होने चाहिए। जैसे मेट्रो की अगर हम बात करें तो आज मेट्रो हमारे भोपाल के अंदर आ रहा है, तो कहाँ से कनेक्टिविटी है उसकी प्लानिंग जो है थोड़ा हमारी सरकार थोड़ा डिले हुई है, जो भी रीजन रहे उसके अंदर, लेकिन काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि और तेजी से काम हो इसके ऊपर। और इसके अलावा जो रोड नेटवर्क्स हैं, जो मास्टर प्लान रोड हैं, जो मिनिमम रोड होना चाहिए और उसको अच्छा किया जाए। कॉलोनी के अंदर रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। एक तो ये रोड नेटवर्क के ऊपर मेरा पॉइंट है। दूसरा जो पानी की जो सुविधाएं हैं, अभी भी पूरे भोपाल के अंदर अगर हम बात करें और कई शहरों में बात करें, पानी की मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना भूजल के ऊपर निर्भर है। जो बोरवेल्स हैं, इससे अगर हम पानी निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भूजल का दोहन ज्यादा हो रहा है। हमारी निर्भरता कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लेक्स के ऊपर होना चाहिए, नर्मदा नदी के ऊपर। जैसे काफी सारा हमारा मध्य प्रदेश से नर्मदा जाती है, तो बहुत सारी हमारी निर्भरता बांधों के ऊपर है। पानी उससे हमको इंदौर में भी मिलता है, उज्जैन में भी आता है, भोपाल में भी आता है, कई शहरों में, जबलपुर में भी आता है। तो हमको नदी के ऊपर और मीठे जल के ऊपर निर्भर होना चाहिए। अगर हम उस पे भूजल पे निर्भर हैं तो उनको रिचार्ज पिट के तौर पे हमको काम करना चाहिए। मकानों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। इसके अलावा सोलर के ऊपर भी हमको अच्छा काम करना चाहिए। सोलर पे सरकार ने सब्सिडी भी दे रही है, सेंटर से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है। वो एक बहुत अच्छा हमारे पास में ऊर्जा का सोर्स है। कारें आजकल हम ईवी यूज कर रहे हैं, इस पे थोड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस पे मेरा जैसे सब्सिडी हमको इस पे मिलती है अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं, सिमिलर अगर हम कार पे लेते हैं तो उस पे भी सब्सिडी की थोड़ा बड़ी सब्सिडी हमको अगर मिलती है तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी तेल के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा। डीजल पेट्रोल से कहीं ना कहीं हमारा प्रदूषण होता है। इंजन हमारे पास में आज BS6 BS7 आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास पॉल्यूशन बेस्ड है ये सब। अगर हम ईवी व्हीकल चलाते हैं तो पॉल्यूशन बिल्कुल नगण्य रहेगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पानी हो गया, रोड हो गया, सीवर पे भी अभी अच्छा खासा काम चल रहा है। सभी जो भी हमारे STP हैं, जो शहरों के बड़े बड़े STP टैंक्स हैं, पूरा कॉलोनी का सीवर हम वहां अगर लेकर के जाते हैं और उसके शुद्धिकरण करके उस पानी को अगर हम रिचार्ज करते हैं या हम पेड़ों में यूज करते हैं, प्लांटेशन में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है।
अच्छा पुलकित जी, आपने अभी सीवर का जिक्र किया है। सीवरेज को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में। मैं अगर दूसरे शहरों का या दूसरे महानगरों का भी उदाहरण दूं तो वहां पर बहुत काम हो रहा है, लंबे समय से काम हो रहा है। लेकिन जब भी बिल्कुल। बरसात आती है तो जल भराव की समस्या अधिकतर जो है महानगर वहां से देखने को मिलती है। इससे कैसे निपटाया जाए और कैसे इसका जो है वो पुख्ता निजात लोगों को मिल सके इससे? क्योंकि अगर आपके यहाँ पर आसपास गंदगी होगी तो जो शहर की आप एक सुंदर तस्वीर लोगों तक दिखाना चाह रहे हैं वो कैसे पहुंच पाएगी फिर? बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, सही कहा आपने। इसमें मुख्य बात है, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगी कि जो भी नई योजना जब डिजाइन की जाती है तो उस समय हमको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम वो अभी, जैसे आपने पहले भी कहा कि अभी के लिए नहीं हम डिजाइन कर रहे हैं 2 4 5 साल के लिए, हमको भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आगे की पॉपुलेशन और जनगणना को ध्यान में रखते हुए इस पर डिजाइन करना चाहिए। कितना इसमें हमारा पानी और कितना इसमें से सीवर जाएगा, उसके हिसाब से अगर हम डिजाइन करते हैं, नाली की डेप्थ, गहराई, पाइप का डायमीटर, चैम्बर्स का साइज, मेन होल्स के साइज, तो ये बहुत सारी चीजें अगर डिजाइन प्रॉपर रहेगी और उसका मूल्यांकन और उस पे मॉनिटरिंग जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है ध्यान दिया जाएगा, तो बिल्कुल उसमें फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी जो जल भराव की घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्या कहेंगे रमेश जी? नहीं, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके हमको प्लान करना चाहिए। अभी जितने मास्टर प्लान आए जो उसकी अवधि निर्धारित की गई थी उससे पहले ही वो फेल हो गए। चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से देख लें, चाहे वो रोडों की दृष्टि से देख लें, या बढ़ती हुई गाड़ियों की दृष्टि से देख लें, या मकानों की जरूरत के हिसाब से देख लें। तो मैं समझता हूँ पिछले अनुभवों को ध्यान में रख करके और पिछले जो हमारी विकास गति है, जो विकास गति दोनों तीनों प्रकार की, कि जनसंख्या का बढ़ना, कारों के बढ़ने से रोड के, इस सब चीजों को ध्यान में रख करके ये मास्टर प्लान होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक प्लान और होना चाहिए कि ये नगर जब सैचुरेशन पर आ जाए, ये द्वारका नगरी, तो इसके आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसा एरिया भी होना चाहिए जो डेवलप हो। जैसे दिल्ली का नोएडा जब डेवलप हुआ था तो उन्होंने उसके ऐसी जगह पर डेवलप किया था कि अगर उसका विस्तार हो तो विस्तार होता चला जाए। तो आप अगर देख रहे होंगे तो नोएडा का विस्तार होता हुआ चला जा रहा है। मैं समझता हूँ इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये द्वारका नगरी बननी चाहिए कि कल अगर सैचुरेशन आ जाए तो उसका विस्तार अपने आप होता चला जाए। वहां बहुत कठिनाई ना हो कि सब अधिग्रहण करना और ये करना वो करना, और प्रेशर आबादी का ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके काम करना। जी। अच्छा, एक बात और लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। जो नाम इस योजना को दिया गया है द्वारका नगरी, तो लोगों की जो है वो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी से इसकी जो है वो नाम लिया गया है। रमेश जी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अपेक्षाएं तो लोगों की बढ़ेंगी। तो वो जो जब हम भविष्य को ध्यान में रखते हैं उसमें दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है, अपेक्षाएं और आवश्यकताएं। अपेक्षाएं अगर आवश्यकता की सीमा पर है तो उनको पूर्ति होनी चाहिए। अपेक्षाएं अगर आसमानी है तो वो व्यक्ति जाने अपने हिसाब से कैसा पूरा कर रहा है। लेकिन वो जो आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षा होती है और आवश्यकता के अनुरूप विस्तार होता है, नगरों के विस्तार में, नगरों के मास्टर प्लान में इन सब चीजों का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। और दोनों तीनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य का निर्माण किस प्रकार हो सके, इन बस्तियों में कहीं ना कहीं शिक्षा केंद्र अच्छे हो, व्यायाम केंद्र अच्छे हो, मकानों के आसपास टहलने की जगह अच्छी हो ताकि लोगों का स्वास्थ्य हो सके। एक हर मोहल्ले में एक छोटा मोटा अस्पताल की स्थान भी हो। मतलब जो आधारभूत आवश्यकता है, जो चिकित्सा की है, जो शिक्षा की है, घूमने की है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये मार्केट के लिए भी, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई बार नगरों का विकास तो होता है तो लेकिन उसमें शिक्षा और चिकित्सा का और लोग आकर के टहलें उसमें, उसकी तरफ कम ध्यान होता है। इन सब चीजों का उसमें बराबर ध्यान होना चाहिए। पार्कों के लिए भी ऐसी जगह होनी चाहिए आधुनिक नगरों में जहाँ बुजुर्ग बैठ सके। कितनी ऐसी अब कॉलोनियां हैं जहाँ बुजुर्ग बच्चे हैं, बच्चे अब दूसरी जगह जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के पार्क में बैठते हैं, दूसरे बुजुर्ग उनसे मिल जाएं। तो मैं समझता हूँ द्वारिका नगरी अगर बन रही है तो उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, बुजुर्गों के बैठने की, बुजुर्गों के टहलने की, चिकित्सा की, स्कूल की, इन सारी चीजों का भी उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण के साथ। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया और पुलकित सक्सेना जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार शहरों के विकास के लिए एक नई योजना लेकर के आई है। इस पर काम शुरू होगा जिसमें सड़कों
का चौड़ीकरण किया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी, साथ ही किस प्रकार से नए आवास बनाए जाने हैं, कहाँ पर पार्क बनाना, यानी कि पूरा एक सुव्यवस्थित नगर किस प्रकार से हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।